मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल जो ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन किया उसका अपना टॉपिक चल रहा है पार्लियामेंट, संसद या इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अपने भारतीय संसद में के दो सदन हैं, या इसको यूँ कह सकते हैं कि भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसको एक उच्च सदन जो राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। तो राज्यसभा के संदर्भ में कल आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनी। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं के अध्ययन अपन कर चुके हैं। अवधि के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और ये एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी के संदर्भ में अपन ने अध्ययन किया था कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सदस्यों के विशेषाधिकार के संदर्भ में अपन अध्ययन कर चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राज्यसभा की शक्तियां व कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा, इनके बारे में चर्चा करेंगे या इनका अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को विदित होगा कि राज्यसभा को ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट से भिन्न स्थिति प्राप्त है। स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे यहाँ भारत में जो राज्यसभा है वो ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट से भिन्न है। अमेरिकी सीनेट को शक्तिशाली बनाया गया है तथा ब्रिटिश लॉर्ड सभा दुर्बल सदन है, जबकि भारतीय राज्यसभा को इन दोनों के मध्य का स्थान प्राप्त है। वस्तुतः यह एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि वयोवृद्ध सदन है। लोकसभा का सहायक सदन कह सकते हैं, जिसे कुछ क्षेत्रों में लोकसभा से भिन्न विशेष अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो निम्न है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं कि विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, कि गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां मिली हुई हैं। ऐसा विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और व्यवहारिक स्थिति में महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक कानून बनता है और यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक में बहुमत का निर्णय लिया जाता है। वस्तुतः या सिद्धांतः यह प्रतीत हुआ
कि गैर वित्तीय विधेयकों में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर बुलाया जाता है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः लोकसभा के दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिए जाने की संभावना है। एक और तथ्य राज्यसभा की दुर्बल स्थिति को स्पष्ट करता है कि संयुक्त बैठकों में निर्णय बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं और लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। अतः इसी सदन के अनुकूल निर्णय होने की प्रबल संभावना रहती है। राज्यसभा किसी विधेयक को पारित होने में 6 महीने की देरी कर सकती है या देर लगा सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि 1961 में दहेज निरोध विधेयक और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग को रद्द करने वाले विधेयकों पर गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो प्यारे बच्चों, स्पष्ट हो गया होगा कि जो विधायी शक्ति है या गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यावहारिक स्थिति में महत्वपूर्ण विधेयक एक प्रकार से लोकसभा द्वारा ही प्रस्तावित होते हैं और दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बन पाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि दोनों सदनों में जब मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक में बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है और सिद्धांत है ये निर्णय एक प्रकार से लोकसभा के फेवर में होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। तो राज्यसभा तो किसी विधेयक को 6 महीने तक अपने पास रख सकती है या उस विधेयक में 6 महीने की देरी कर सकती है, अंततः वो विधेयक पास होता है। दूसरा, कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। कार्यपालिका की शक्तियों की दृष्टि से राज्यसभा की स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। राज्यसभा मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ सकती है, स्थगन प्रस्ताव ला सकती है, काम रोको प्रस्ताव रख सकती है और मंत्रिपरिषद की आलोचना भी कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद मुक्त नहीं कर सकती। मंत्रिपरिषद वस्तुतः लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को पदमुक्त करने का अधिकार भी लोकसभा को ही है। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में कहा जाता है या कहा गया है या कह सकते हैं कि राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां लगभग नहीं के बराबर है। सर्वप्रथम वित्तीय विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो लोकसभा में विचार विमर्श के पश्चात राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि वे वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर सुझाव सहित या रहित लोकसभा में वापस भेज दे। लोकसभा यदि चाहे तो राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार कर सकती है और नहीं चाहे तो स्वीकार न करने के लिए भी स्वतंत्र है। अमेरिकी सीनेट वित्तीय मामलों में पर्याप्त अधिकार संपन्न है, जबकि ब्रिटिश लोकसभा की स्थिति दुर्बल है और भारतीय राज्यसभा के पास वित्तीय क्षेत्र में इन दोनों से कम अधिकार प्राप्त है। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि वित्त विधेयक के संबंध में भी राज्यसभा एक प्रकार से शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और लोकसभा के विचार विमर्श के पश्चात राज्यसभा में भेजा जाता। राज्यसभा उस वित्त विधेयक को
14 दिन तक अपने पास रख सकती है या 14 दिन की देरी कर सकती है, उस वित्त विधेयक को अपने सुझाव के साथ भेजेगी या एक प्रकार से अपने पास रखेगी। तो जैसे ही वो समय अवधि समाप्त होती है तो वो वित्त विधेयक एक प्रकार से पास हो जाता है। तो राज्यसभा के पास वित्तीय क्षेत्र में भी अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान संबंधी या संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। संविधान विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त जरूर मिले हुए हैं। राज्यसभा की स्वीकृति या अस्वीकृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि कोई संविधान संशोधन लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है तो राज्यसभा उससे असहमत है या परिवर्तन का सुझाव देती है तो उस मत की लोकसभा उपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में इस विशेष क्षेत्र में संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि या तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को स्वीकार कर ले, अन्यथा संशोधन विधेयक समाप्त हो जाएगा। संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदनों में कुल बहुमत तथा उपस्थिति या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ही संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत किया जाता है। स्वाधीन भारतीय शासन के इतिहास में ऐसे अवसर आए जब राज्यसभा ने संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का प्रयोग किया। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि 1978 में 45वें संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा द्वारा 5 धाराओं में परिवर्तन सुझाव दिए गए जिन्हें लोकसभा ने स्वीकार किया। यद्यपि लोकसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित करके राज्यसभा के विचार प्रस्तुत किया था। इसके पहले 1970 में पृथ्वी पर समाप्त करने के मामले में तथा 1989 में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विधेयक के मामले में राज्यसभा ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। तो ये एक प्रकार से संविधान संशोधन की शक्ति है, इसमें राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार जरूर मिले हुए हैं। नेक्स्ट जो शक्ति हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन व पदच्युत संबंधी शक्ति और अन्य शक्तियां या राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, इनका अध्ययन अपन कल ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।